नमस्कार, मैं हूं अनिलेश कुमार और आप देख रहे हैं पुरवैया डीएनए। देश में दो चीजें साथ बढ़ रही हैं, गरीबी और विशेषज्ञों की संख्या। नीतीश और नरेंद्र मोदी ने हाथ मिलाया तो विश्लेषक अब ये बता रहे हैं कि हाथ नीचे हो तो क्या और हाथ ऊपर हो तो क्या। अगर आप यहां भी इस कार्यक्रम में हाथों के भार बटे समय का अनुपात की चर्चा ढूंढ रहे हैं तो पहले ही मैं आप सबसे माफी मांग लूं, क्योंकि मेरी सीमित जानकारी की वजह से मैं उस पहलू पर बिल्कुल भी बोल नहीं पाऊंगा। हाँ, इसके मायनों की चर्चा आज हम जरूर करने की कोशिश करेंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री विदेश दौरे के सवाल पर आज बोलते नजर आए। उन्होंने कहा कि दूसरे देशों का दौरा जरूरी है और पूछा कि क्या हमारी राजनीति इतनी गिर गई है कि विपक्ष ऐसे विषयों को मुद्दा बना रहा है। राजनीति को ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री के प्रयासों के कुछ नमूने याद दिलाना चाहेंगे। सुनंदा पुष्कर, जो शशि थरूर की दिवंगत पत्नी थी, उनके बारे में प्रधानमंत्री जी ने कहा था 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। सोनिया गांधी के विदेश में इलाज को उन्होंने चुनाव के दौरान मुद्दा बनाया था। कुपोषण के सवाल पर उन्होंने कहा था कि सुंदरता बढ़ाने के चक्कर में महिलाएं कुपोषण का शिकार हो रही हैं। कांग्रेस के भी उच्च स्तर की राजनीति का नमूना ये कि नरेंद्र मोदी का संबंध उनकी पत्नी से क्या रहा, ये चुनाव के वक्त कांग्रेस के लिए देश हित का सबसे बड़ा मुद्दा था। तो हमारे देश की दो जिम्मेदार दलों की जिम्मेदार राजनीति की कुछ शानदार झलकियां ये रही। आगे बढ़ते हैं। रेल मंत्री ने 4 महीने पहले टिकट बुक करने की सुविधा पर कहा है और आजकल बीजेपी के प्रवक्ता हर जगह घूम घूम कर कह रहे हैं कि इससे कालाबाजारी रोकने में मदद मिलेगी। अब चोरी की योजना की भी वैलिडिटी होती है, ये मुझे वाकई अभी तक तो नहीं पता था। शायद ये भी रेल मंत्रालय के उन गंभीर अध्ययनों का नतीजा होगा जो सालों साल चलती है। वैसे इससे दो ही तरह के लोग सफर कर सकते हैं, एक वो जो किसी ऑफिस में सब कुछ होते हैं और दूसरे वो जो कहीं कुछ नहीं होते हैं। रेल मंत्री जी, एक मध्यम वर्गीय परिवार के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो 4 महीने पहले टिकटों के लिए बुकिंग करा ले। शायद रेल मंत्री जी भूल गए हैं कि जनधन योजना में जो खाते खुल रहे हैं सर, उसमें पैसे नहीं हैं। इधर आम बजट को लेकर चर्चाएं शुरू हैं और अगर आप बजट को लेकर टेंशन में हैं तो घर पर आराम कीजिए। चिंता प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्स की तरह आपकी सेहत पर असर डालेगी और परिणाम अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स की तरह आपको परेशान करेगी। बाकी आप ना तो देश का बजट बदल सकते हैं, ना अपने घर का बजट बदल सकते हैं। अब आइए खबरों को समझने का सिलसिला शुरू करते हैं। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की मुलाकात की जो तस्वीर सामने आई, उसको लेकर 5 सवाल इस वक्त सबके जेहन में हैं। पहला सवाल, क्या नीतीश कुमार अपनी राजनीतिक शैली बदलने की तैयारी में हैं? दूसरा सवाल, क्या यह मुलाकात केंद्र और राज्य के संबंध में आने वाले समय को लेकर एक संकेत है? तीसरा सवाल, क्या नीतीश कुमार अब नकारात्मक प्रचार यानी नेगेटिव कैंपेन से दूर रहेंगे? चौथा सवाल, क्या इस बदलाव के पीछे हाल के चुनाव परिणाम ही हैं? और पांचवा सवाल, क्या दल के अंदर की स्थिति ने भी नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर कर दिया? लेकिन उससे पहले जाहिर है, क्योंकि इस तस्वीर को देखने के बाद पहली बार दिमाग में एक पुरानी तस्वीर भी उभरती है जब नीतीश कुमार एनडीए से नाराज हुए थे। रिश्ता ठंडा पड़ गया, गठबंधन टूटने की कहानी आप जानते हैं और अब गर्मजोशी दिख रही है। तो आगे बढ़ने से पहले एक रिपोर्ट दिखाना चाहेंगे। राजनीति में दो हाथ करने को तैयार दो योद्धा हाथ से हाथ मिलाते दिखे। ये वही दो हैं जिनके मतभेद ने जनता के सामने विकास बनाम विकास में किसी एक को चुनने की स्थिति पैदा कर दी थी। मुलायम सिंह यादव के पोते की शादी में नीतीश और नरेंद्र मोदी खुलकर मिलते नजर आए। यूपी की इस तस्वीर ने बिहार में भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं और पहला सवाल नीतीश कुमार की राजनीति को लेकर है। क्या नीतीश राजनीति में बड़ी भूमिका को लेकर संदेश दे रहे हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि मोदी के साथ छपी एक तस्वीर की वजह से ही नीतीश ने बीजेपी से अपने संबंधों की तस्वीर खराब कर ली थी। एनडीए नेताओं को दी गई भोज रद्द करने वाले नीतीश इस भोज में मोदी के हाथ को मजबूती से पकड़े दिखे। ना सामाजिक समरसता को बिगाड़ने वाले आरोप की झिझक दिखी, ना प्रोटोकॉल की मजबूरी, और अब नीतीश इसे बिहार के विकास से जोड़कर देखने के संकेत दे रहे हैं। वो चांस मीटिंग, वो लालू जी की बच्ची की शादी में वे भी आए हुए थे, हम लोग भी वहाँ थे, तो मुलाकात हुई। क्यों नहीं, तो बिहार के हित में मुलाकात क्यों नहीं करेंगे? रात के अंधेरे में हुई मुलाकात में भी ये साफ नजर आ रहा है कि मोदी विरोध का जो तरीका नीतीश ने अपनाया था, उसमें बदलाव के लिए अब वो तैयार हैं। यानी नीतीश ये समझ चुके हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर अगर मोदी का मुकाबला करना है तो हाथ मिलाना वैसे ही जरूरी है जैसे एक वक्त में उनके अनुसार टीका और टोपी पहनना। पर दिलचस्प बात यह है कि नीतीश बदल रहे हैं तो बीजेपी इसे मोदी के जादू से ज्यादा कुछ भी मानने को तैयार नहीं। फिर मुझे डर है कि कहीं दूसरी बार वो नरेंद्र मोदी को अपमानित न कर दे जो है।
अभी तो कुल मिलाकर बिहार के हित के लिए हम सब साथ में हैं, लेकिन राजनीति हो रही है और राजनीति नहीं होनी चाहिए। बीजेपी के बयान आज वैसे ही नजर आ रहे हैं जैसे कभी नीतीश कुमार को लेकर जेडीयू के, पर सवाल इस बदलाव के परिणाम को लेकर है। दिल्ली पहुंचने के बाद भी मोदी अपनी छवि बदलने में लगे हैं, तो नीतीश अभी बिहार की छवि में ही उलझ गए। इसलिए सवाल ये है कि रात की ये तस्वीर क्या नीतीश के लिए दिन का उजाला लेकर आएगी? ब्रिजम पांडे और आशुतोष चंद्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आइए अब एक एक कर इस मुलाकात के मायने को समझने की कोशिश करते हैं। तो पहली बात है नीतीश कुमार की राजनीतिक शैली को लेकर, क्या उसमें कोई बदलाव के संकेत मिल रहे हैं? ये आप भी जानते हैं कि नीतीश कुमार ने बीजेपी से जो गठबंधन तोड़ा वो पार्टी से ज्यादा नरेंद्र मोदी का विरोध था। संदेश उस वक्त यही गया कि नीतीश कुमार नरेंद्र विरोधी हैं। और अगर नरेंद्र मोदी की राजनीति को भी देखें तो उनकी राजनीतिक शैली भी कुछ ऐसी ही रही है, विरोधियों को माफ नहीं करते। याद कीजिए गुजरात में केशुभाई पटेल का क्या हुआ, किस तरह से बीजेपी के वरिष्ठ नेता मोदी के विरोध में खुलकर आ गए थे। मोदी ने उन्हें साइड करने में देर भी नहीं लगाई। यही हाल संजय जोशी का भी रहा, और जोशी तो संघ के करीबी भी थे, फिर भी देखिए हाशिए पर धकेल दिए गए। ये वही दौर था जब वसुंधरा राजे भी पार्टी से नाराज चल रही थी, और हो वही रहा था जो नरेंद्र मोदी चाह रहे थे। खैर बात यह है कि मोदी और नीतीश में जो समानता है उसी समानता से आप इस बदलाव को जोड़कर देख सकते हैं। मोदी भी सफल मुख्यमंत्री रहे और नीतीश की तारीफ भी कम नहीं हुई, पर देखिए बदलाव मोदी में किस कदर आया कि चुनाव जीतने के बाद उन्हीं केशुभाई पटेल का आशीर्वाद लेने में नरेंद्र मोदी ने देरी नहीं की। और आज देखिए तो कश्मीर में उन्हें पीडीपी से परहेज नहीं है, और महाराष्ट्र में शरद पवार के साथ मंच साझा करने में भी नरेंद्र मोदी को समस्या नहीं है। तो सवाल यही है कि क्या नीतीश भी अब समझ चुके हैं कि राजनीति के इस दौर में आप एक दायरे में सिमट कर नहीं रह सकते, यानी राष्ट्रीय स्तर पर अगर राजनीति करनी है तो हर दल तक पहुंचना जरूरी है, और विचारों का मतभेद ऐसे न दिखे जैसे एक दूसरे की शक्ल नहीं देखने की कसम खाई गई हो। तो क्या यह मान लिया जाए कि नीतीश में जो बदलाव दिख रहे हैं वो आने वाले दिनों में नीतीश कुमार की छवि को ज्यादा स्वीकार्य बना देगा? क्योंकि ऐसा नहीं हुआ तो नीतीश की राजनीति ही संकट में आ जाएगी। जैसे उदाहरण देखिए, ममता बनर्जी ने नरेंद्र मोदी का इस कदर विरोध किया कि केंद्र की किसी भी बैठक में कभी नहीं गए। अब राज्य देखिए कर्ज में डूब चुका है, पार्टी और राज्य दोनों पर खतरा मंडरा रहा है। इसलिए नीतीश सबसे सबक सीखकर बदलाव का संकेत दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात केंद्र और राज्य के संबंधों को लेकर है। नरेंद्र मोदी लगातार इस बात के पक्षधर रहे हैं कि केंद्र और राज्य का संबंध बेहतर हो। हालांकि ये तो हर कोई चाहता है, पर मोदी जब मुख्यमंत्री थे तभी से राज्यों को ज्यादा अधिकार और सहायता की वकालत करते रहे हैं। और नीतीश कुमार भी केंद्र के साथ संबंध सुधारने की दिशा में प्रयास करते रहे। केंद्र में जब यूपीए की सरकार थी उस समय भी मनमोहन सिंह ने नीतीश कुमार की तारीफ की, सीपी जोशी साहब नीतीश कुमार की तारीफ करते नजर आए, और सारी परिस्थितियां बदली हुई तब नजर आई जब नरेंद्र मोदी केंद्र में आए और नीतीश ने मोर्चा खोल दिया। तो अब क्या हम इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि बिहार की जनता का मुद्दा राजनीति से ऊपर रखकर देखा जाएगा, क्योंकि केंद्रीय सहायता में कटौती से बिहार के सामने विकास की गति को तेज करने की चुनौती होगी। मनरेगा की राशि में कटौती हो चुकी है, इंदिरा आवास में कटौती हो चुकी है, बिहार सरकार द्वारा राशि नहीं खर्च करने की वजह से भी कटौती हुई है। तो सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार विकास के मुद्दे को वापस ट्रैक पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे उनकी छवि मोटे तौर पर दूसरी पारी में जो धूमिल हुई वो ना हो, और इस मुलाकात में जो गर्मजोशी दिखी उसका एक पहलू हो सकता है। आगे बढ़ते हुए आइए तीसरे पहलू को समझने की कोशिश करते हैं। क्या नीतीश कुमार अब उस नकारात्मक राजनीति या प्रचार से दूर रहेंगे या बचने की कोशिश करेंगे? हालांकि इस देश में नकारात्मक प्रचार किसे कहते हैं इसको लेकर भी एक बहस है, पर एक जो सहज बात है वो ये कि किसी भी व्यक्ति विशेष को टारगेट कर चुनाव में उसकी छवि खराब करने को आप, या चुनाव में खराब करने के प्रयास को आप नेगेटिव कैंपेन कह सकते हैं। तो क्या नीतीश कुमार ने ऐसा करने की कोशिश की थी? जवाब लोकसभा चुनाव प्रचार में मिलता है। नीतीश कुमार पहली बार किसी नेता की छवि के पीछे पड़ गए, मुद्दों से उनकी गाड़ी भटकती दिखी। वो लगातार अल्पसंख्यकों को संदेश दे रहे थे कि मोदी के आने से समाज में तनाव बढ़ जाएगा। नाम तक नहीं ले रहे थे नीतीश, पर अब नीतीश उनसे मुलाकात की आगे भी संभावना जता रहे हैं। ठीक है, बिहार की विकास का ही बात कहा जा रहा हो, तो क्या यह मान लिया जाए कि नीतीश की रणनीति का हिस्सा हो सकती है? यानी आने वाले चुनाव में नीतीश कुमार एक अलग अंदाज में दिख सकते हैं। क्या यह भी मान लिया जाए कि वो ध्रुवीकरण जैसे शब्दों को किसी एक नेता से जोड़ते नजर नहीं आएंगे, क्योंकि इसमें एक रिस्क है और नीतीश कुमार इसका खामियाजा पहले भुगत चुके हैं। आगे बढ़ते हुए नीतीश कुमार की जो मुलाकात हुई
और उनमें जो परिवर्तन देखने को मिल रहा है, क्या उसकी एक वजह हाल के चुनाव परिणाम है? ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि दिल्ली के चुनाव परिणाम ने बहुत स्पष्ट संकेत दिया कि कोई भी नेता इतना बड़ा नहीं होता कि जनमत उसकी इच्छा के मुताबिक मिले या बदले। और चुनाव को लेकर तैयारी किसी भी स्तर की हो, जनता की तैयारी सब पर भारी पड़ जाती है। और दिल्ली के परिणाम ने ही बीजेपी के विपक्ष को यह एहसास दिलाया, यह एहसास करने का मौका दिया कि जीत लोकतंत्र की होती है, किसी दल की नहीं। और मुद्दे अगर सही तरह से उठाए जाएं तो नतीजा दिल्ली की तरह ही 67 और 3 पर अटक सकता है। तो क्या इस नतीजे पर भी हम पहुंच सकते हैं कि नीतीश कुमार उसी संदेश के बहाने अब केवल जनता की नब्ज को टटोलने का प्रयास करेंगे? और जिस तरह केजरीवाल ने लोकसभा में सफाई के बाद विधानसभा में वापसी की, उसी तरह नीतीश भी उम्मीद लगाकर बैठे हैं। और जीत के बाद केजरीवाल ने मोदी से मिलने में देर नहीं लगाई और नीतीश भी देखिए कड़वाहट को कम करने की कोशिश करते दिख रहे हैं। तो क्या ये आने वाली राजनीति का संकेत भी है? आखिरी बात इस मुलाकात को लेकर ये कि दल के अंदर की स्थिति को लेकर जेडीयू के अंदर बिखराव की जो तस्वीर दिखी, वो किसी भी सत्ताधारी दल को चौंका देने के लिए काफी है। दलों में टूट होती है, नेता इधर से उधर जाते रहते हैं। जैसे झारखंड को देख लीजिए तो बाबूलाल मरांडी अकेले ही खड़े नजर आ रहे हैं, संख्या के नाम पर उनके पास कुछ भी नहीं है। और सत्ता में रहने देखिए जमाना हो चुका है। पर नीतीश कुमार की पार्टी लगातार सत्ता में थी, इसलिए ये तस्वीर बिल्कुल अलग है। और सत्ता में रहने वाली पार्टी अगर टूटने लगे तो संदेश बिल्कुल साफ जाता है कि नेतृत्व को लेकर जबरदस्त विरोध की स्थिति है। वैसे तो नीतीश कुमार पर नेता आरोप लगाते रहे हैं कि वो किसी की नहीं सुनते, तानाशाही रवैया है। पर मांझी प्रकरण के बाद नीतीश पहली बार ऐसी स्थिति में पहुंच गए जहां जवाब देने की नौबत आ गई कि उनका व्यवहार कैसा है। पहली बार नीतीश खुद से ही जूझते नजर आए। सवाल खड़े हुए कि क्या बीजेपी का विकल्प बनने की लड़ाई अब इस कदर कमजोर हो चुकी है कि नीतीश संभाल ही नहीं सकते? तो क्या यह मान लिया जाए कि मुलाकात या गर्मजोशी के बहाने नीतीश ये भी संदेश देना चाह रहे हैं कि वो भी बदलाव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? पर सारी बातों का नतीजा इस पर निर्भर करता है कि जनता किस तरह या किस हद तक बदलाव चाहती है। एक छोटा सा विराम, हाजिर होते हैं। देशवासियों को अच्छे दिनों का सपना दिखाकर सत्ता में आई केंद्र की मोदी सरकार शनिवार को अपना पहला पूर्ण आम बजट पेश करेगी। इस बजट से देशवासियों को काफी उम्मीदें भी हैं। एक रिपोर्ट देखिए। 28 फरवरी को वित्त मंत्री अरुण जेटली सरकार के साल भर के आय व्यय का लेखा जोखा यानी आम बजट पेश करेंगे। आम बजट पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। समाज का हर तबका आम बजट पर टकटकी लगाए बैठा है, सोच रहा है कि इस बार वित्त मंत्री अरुण जेटली की पोटली से उसके लिए क्या निकलता है। जानकार बताते हैं कि बजट में हर आम और खास के लिए कुछ न कुछ जरूर होगा। और प्रधानमंत्री खुद एक गरीब परिवार से है, तो हमें काफ़ी उम्मीदें हैं कि वो गरीबों की जो समस्या है समझते हैं, कैसे उसको सुलझाते हैं। उन्होंने 12 साल से अधिक राज्य किया है गुजरात में, जहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। और आज करीब करीब 9 महीने हो गए उनकी गवर्नमेंट को, बहुत अच्छा काम हुआ है। तो हमें और भी उम्मीदें हैं उनसे कि भारत को भी जैसे गुजरात को आगे ले गए, भारत को भी आगे ले जाए। नौकरी पेशा और व्यवसायी वर्ग के लोगों की मांग है कि आम बजट में टैक्स को लेकर स्थिति स्पष्ट की जाए, साथ ही होम लोन और ऑटो लोन में रियायत दी जाए। जो सरकार द्वारा इंटरेस्ट के ऊपर जो फोकस किया जाता है कि इंटरेस्ट जो है नहीं लगेगा, उसमें क्लैरिफिकेशन होना चाहिए कि किन तबकों को लगेगा, किन तबकों को नहीं लगेगा। हमें वित्त मंत्री से यही अपेक्षा रहेगी कि होम लोन और ऑटो लोन में इंटरेस्ट रेट कम हो, जिसके आम जनता और हम लोगों को उससे बेनिफिट मिल जाए, क्योंकि कोई भी आम जनता जाके अपना होम लोन भी करवा के अपना घर सुरक्षित रख सके। आम बजट का असर समाज के हर तबके पर पड़ता है। सबकी चाहत होती है कि महंगाई पर लगाम लगे और रोज इस्तेमाल होने वाली चीजें सस्ती हों। गृहिणियों का कहना है कि बजट में महंगाई को कैसे कंट्रोल किया जाए, इस पर ध्यान होना चाहिए। कुछ नहीं होने का, कोई भी सरकार आए किसी ने कुछ नहीं करना। सबसे पहली बात, मोदी सरकार ने ये कहा था कि आम आदमी को लेकर सुविधा होएगी, लेकिन क्या सुविधा हुई? 9 महीना हो गया, आज तक कुछ नहीं हुआ। उसके ऊपर से वो गैस सिलेंडर वाली बात है, 800 रुपये बोल दिए, सब्सिडी आपके बैंक अकाउंट में जाएगा। ये प्रोपेगेंडा है, बेकार में और उलझाने का मकसद है। एक चीज़ कम होती है तो बाकी सब में वही आता है कि सब चीज़ धीरे धीरे कम हो जानी चाहिए। अगर पेट्रोल डीजल का कम हो रहा है दाम, तो मेरे ख्याल से बाकी सब नॉर्मल जो अपने डेली लाइफ में यूजेबल चीज़ें हैं, उन सबको धीरे धीरे कम हो जाना चाहिए। इन उम्मीदों के बीच कई ऐसे भी हैं जो सरकार से उम्मीद छोड़ चुके हैं।
बजट को लेके तो बहुत चिंता है। पहले से ही हम लोग बहुत चिंता में हैं कि कैसे क्या होगा। इतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है कि हम लोग बहुत संभल के हम लोग को जीना पड़ रहा है। सबके डिमांड्स पूरे नहीं हो पा रहे हैं, बहुत मुश्किल हो रही है। आम बजट में किसे क्या मिलेगा इसका पता शनिवार को चलेगा, लेकिन बजट के पहले सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में जो बातें कही गई हैं उससे साफ है कि बजट में विकास की बात होगी, आम और खास सबके लिए राहत की बात होगी। सर्वे में साफ कहा गया है कि इकोनॉमी का सबसे खराब समय बीत चुका है। आशुतोष चंद्र के साथ आनंद अमृतराज, जी मीडिया, पटना। और यहाँ एक छोटा सा विराम, लौटते हैं। तो आइए अब समझने की कोशिश करते हैं कि आने वाले बजट को लेकर किस वर्ग को क्या उम्मीदें। और सबसे पहले बात सैलरीड क्लास की। सैलरीड क्लास की आम बजट 2015-2016 से सबसे बड़ी उम्मीद टैक्स में छूट की है। सैलरीड क्लास चाहता है कि टैक्स में छूट की लिमिट 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दी जाए। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत निवेश की सीमा 1.5 लाख रुपए से बढ़ाकर कम से कम 3 लाख रुपए कर दी जाए। बेसिक डिडक्शंस, मेडिकल रिम्बर्समेंट को बढ़ावा मिले। देखते हैं क्या है मिडिल क्लास की उम्मीदें। मिडिल क्लास की सबसे बड़ी उम्मीद है टैक्स का भार कम हो और महंगाई पर कंट्रोल हो। मिडिल क्लास चाहता है कि खाद्य सामग्री, दालें, सब्जियां सस्ती हों ताकि घरेलू बजट फिर से पटरी पर आ सके। इसके अलावा मिडिल क्लास की डिमांड नौकरी से ज्यादा अवसर मुहैया कराने को लेकर है। आगे बढ़ते हैं, बात ज्वेलर्स की उम्मीदों की। ज्वेलर्स को उम्मीद है कि सरकार सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती करेगी। वर्तमान में ये 10% है। इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती से सोने के दाम कम होंगे और स्मगलिंग में भी कमी आ सकती है। देखते हैं इंडस्ट्री की क्या उम्मीदें हैं। सबसे पहले बात मैन्युफैक्चर की। लघु और मध्यम इंटरप्राइजेस को नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। टैक्सेशन और FDI, उसमें सुधार की उम्मीद पाले हुए लोग बैठे हुए हैं। इंश्योरेंस में देखिए 10 साल से ज्यादा लंबी पॉलिसी पर टैक्स छूट मिले। तकनीक, डिजिटल इंडिया को बनाने के लिए बेसिक तकनीकी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती मिले। ऑटोमोबाइल सेक्टर में देखिए व्हील्स पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती हो। इन सभी चीजों की उम्मीद की जा रही है। ई कॉमर्स की बात करें आप तो इस क्षेत्र के लिए रेगुलेटरी और टैक्स रिफॉर्म की जरूरत है। ई कॉमर्स वेबसाइट के मुताबिक गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी GST लागू होने की उम्मीद कर रहे हैं। इसकी चर्चा पहले से थी। और इसके अलावा देखिए एसेट रिकवरी लॉ में बदलाव हो, कैपिटल रीजिंग के जरिए रोड मैप और कैपिटल एक्सपेंडिचर रिवाइवल की उम्मीद लोग कर रहे हैं। बाजार की भी उम्मीदें हैं। सरकार GDP के 3.6% तक वित्तीय घाटे को लाए, यानी कि वित्तीय घाटा कम हो। कॉर्पोरेट टैक्स रेट में बदलाव, GST लागू किया जाए, ये तमाम लोग उम्मीद कर रहे हैं। स्टूडेंट्स की उम्मीदों की बात करें आप तो ग्रामीण इलाकों में रह रहे बच्चों को शिक्षा सस्ते दामों में उपलब्ध हो। सरकार क्रेडिट गारंटी फंड ऑफर करे जिससे बैंक बिना कोलेटरल के लोन दे। लड़कियों की शिक्षा के लिए भी महिला बैंक एजुकेशन लोन की सुविधा उपलब्ध कराए। इनडायरेक्ट टैक्स पर उम्मीदें हैं। अप्रत्यक्ष कर, बजट से गुड्स और सर्विस टैक्स यानी GST की उम्मीद लोग लगातार कर रहे हैं। रियल एस्टेट की भी उम्मीदें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 तक सबके पास घर होने का सपना दिखाया है। इससे आम आदमी की उम्मीदें बढ़ चुकी हैं। सरकार इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए टैक्स इंसेंटिव्स लाए या रैशनलाइज करे। इसके अलावा होम लोन पर ब्याज दर को 7.5% तक करने की कोशिश करे। कृषि क्षेत्र की उम्मीदें हैं। कृषि भारत की कुल जनसंख्या के 58.4% से अधिक लोगों की आजीविका का मुख्य साधन है, जबकि देश के कुल सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान लगभग 5वें हिस्से के बराबर है। कुल निर्यात का लगभग 10% हिस्सा कृषि से ही प्राप्त होता है और ये अनेक उद्योगों के लिए कच्चा माल की उपलब्धि भी कराता है। अस्थिर और कम विकास दर और देश के अनेक हिस्सों में कृषि संकट ने केवल राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा नहीं बनाया, बल्कि देखिए राष्ट्र के रूप में आर्थिक विकास के लिए भी कृषि बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे में उम्मीद है कि कृषि के विकास को लेकर सरकार बड़ी घोषणा कर सकती है। तो फिलहाल आज डीएनए में इतना ही। डीएनए देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।